हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महासीरीज में। तो घटना चक्र की इस महाश्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि पोषकीय यानी सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है। ए, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि। बी, बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंध करना। सी, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रतिक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। तो यही इसका आंसर है सी। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार कि पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन एवं पर्यावरण का प्रबंध करना। ठीक है, फिर यहाँ पर है कि UNWTO द्वारा पोषकीय पर्यटन हेतु 12 लक्ष्यों को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन एक ये बन गया कि पोषकीय पर्यटन हेतु 12 लक्ष्यों को परिभाषित किसके माध्यम से किया गया है। तो ये किया गया है UNWTO के द्वारा, जो निम्न है। अब इसमें देखते हैं जो ये 12 जो लक्ष्य हैं वो क्या क्या हैं। पहला है आर्थिक व्यवहार्यता, स्थानीय समृद्धि, रोजगार की गुणवत्ता, सामाजिक समानता, आगंतुक पूर्ति, स्थानीय नियंत्रण, सामुदायिक भलाई, सांस्कृतिक समृद्धि, भौतिक अखंडता, जैविक विविधता और संसाधन दक्षता तथा पर्यावरणीय शुद्धता। तो इतने ये लक्ष्य हैं इसके। ठीक है, पोषकीय पर्यटन के। तो दो ही फैक्ट बस यहाँ से पूछ सकता है। एक तो कि UNWTO द्वारा पोषकीय पर्यटन हेतु कितने लक्ष्यों को परिभाषित किया गया है। तो आप ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन अगर आपका बनेगा तो ये बनेगा कि एक तो आपका क्वेश्चन ये है ही। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि UNWTO द्वारा पोषकीय पर्यटन हेतु कितने लक्ष्यों का प्रबंधन किया गया है या परिभाषित किया गया, कितने लक्ष्यों को परिभाषित किया गया है। अब ध्यान देंगे 12 लक्ष्य हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा यहीं से कि पोषकीय पर्यटन हेतु 12 लक्ष्य को परिभाषित किसके माध्यम से किया गया है। तो वो आप ध्यान देंगे UNWTO के द्वारा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। बाकी अगर ये आपको याद हो रही है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखते हैं। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी, अच्छा 2019 का है, इसको छोड़ दीजिए, हम लेटेस्ट डाटा को देखते हैं। यहाँ पर 21 वाला आपको देखना है कि सन 2020-21 के अनुसार इन राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल पुनः शीर्ष पर है, यानी SDG में केरल शीर्ष पे है, जबकि उत्तर प्रदेश नीचे से 5 राज्यों में शामिल है। तो ध्यान देंगे यूपी कहाँ है, यूपी PCS वाले विशेषकर ध्यान देंगे, यूपी PCS वाले विशेषकर ध्यान देंगे इसको कि सतत विकास लक्ष्य अब भारत सूचकांक में SDG में फर्स्ट पर तो केरल है और यूपी का अगर स्थिति पूछे तो वो नीचे से 5वां है। तो ये इस पे ज़रूर फोकस करेंगे कि नीचे से है या ऊपर से है, इसको ज़रूर फोकस करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ये भी वही है, इसे भी काटिए, इसका भी देखते हैं लेटेस्ट डाटा को क्या है। इसका तो उस टाइम के हिसाब से ये आंसर था, तो इस टाइम को कोई मतलब है नहीं, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना। तो वही क्वेश्चन है, इसमें भी केरल क्या है, शीर्ष पर है। यहाँ भी वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार हम देखते हैं क्या पूछा है कि लक्ष्य सूचकांक यानी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में कौन शामिल नहीं है। तो उस टाइम पे गुजरात नहीं था, ठीक है, और इस टाइम पे भी देख रहे हैं गुजरात ही है। तो ध्यान देंगे इसमें गुजरात शामिल नहीं है, सतत विकास लक्ष्यों में गुजरात शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी है, आंध्र प्रदेश है, हिमाचल है, फिर आपका तमिलनाडु है, केरल है, और केरल जो है वो वर्तमान में वो शीर्ष पर है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान देंगे। यूपी PCS वाले प्लस जो BPSC होने जा रहा है, आप सभी को पता है कि BPSC का डेट आ गया 12 फरवरी 2023। एग्ज़ाम है 68th BPSC।
तो इसमें आप देख सकते हैं ज़्यादा टाइम है नहीं आपके पास, तो जितना जल्दी हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, घटना चक्र को देखिए, समझिए और समझ के साथ पढ़िए। ऐसा नहीं कि आज रट लिया फिर 3 दिन बाद भूल गया, फिर रट लिया फिर भूल गया, तो ऐसा नहीं करना आपको। एक ही बार पढ़िए बट सॉलिड पढ़िए कि क्वेश्चंस देखते ही आपको वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए किसी भी क्वेश्चन का कि किस तरीके से बताया गया है, क्या वजह हो सकती है। तो इस तरीके की चीज़ों को सोच करके आप एक ही बार पढ़िए, सॉलिड पढ़िए। और पिछले वीडियो में जो इकोनॉमी का 2 वीडियो पड़ गया है आपका, उसमें बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया है जो टफ क्वेश्चंस है, तो उनको आप भूल ही नहीं पाएंगे, इस तरीके से समझाया गया है। तो आप लोग उसको देखिए, उससे बहुत आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया कि सतत विकास लक्ष्य। अगर सर के इकोनॉमी का आप लोग वीडियो देखे होंगे तो नीति आयोग वाला जो चैप्टर है उसमें भी ये चीज़ें बताई गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि आपको वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है तो वो आपके UPPCS में या UPSC में काम नहीं आएगा। देखिए, काम लेने वाला बंदा ना हर जगह से यूज़ समझ जाएगा कि मुझे कहाँ से किसका यूज करना है। यहाँ से भी वो सीख करके 1 लाइनर फैक्ट भी रट करके वो UPSC में यूज कर ले जाएगा, क्योंकि UPSC में होता क्या है, बस इधर का डाटा उधर दे देगा, इधर का डाटा उधर। अब ये नीति आयोग जारी कर रहा है, यहाँ पर कुछ और दे देगा। तो यही होता है। अगर उस बच्चे को ये याद है कि नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स को जारी किया जाता है, तो क्या वो कभी गलत कर पाएगा? नहीं करेगा ना। तो वही चीज़ है कि आप लोग जो भी देखिए अच्छे से देखिए, पूरे शिद्दत के साथ देखिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पर थे हम कि एक जो है यहाँ से क्वेश्चन आपका बन रहा है कि SDG सूचकांक, SDG इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, आगे है कि एंड डैशबोर्ड संदर्भ 21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं है। तो सबसे पहला तो रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि क्वेश्चंस को पूरा पढ़ेंगे, है नहीं है, ठीक है, सत्य है असत्य है, क्योंकि इससे भी कई सारे क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं और वही कारण बनता है हमारा प्री से बाहर होने का। तो यहाँ पर भी वो ध्यान देंगे। तो अभी जस्ट हम ऊपर ही पढ़ के आ रहे हैं कि गुजरात हमारा नहीं है, तो इसका आंसर हो गया A। बाकी इसमें देख लेते हैं कि कोई अगर होगा तो देखते हैं, इसमें भी देख लेंगे एग्ज़ाम से और क्या महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दिया है 3 जून सन 2021 को तीसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड सन 2021 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। तो ध्यान देंगे ये तीसरा सतत विकास लक्ष्य है, ठीक है, और ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इसका शीर्षक था, देखिए क्या बात है, अब ये देखिए शीर्षक यहाँ पर देखिए, क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ से आराम से बनेगा। इसका शीर्षक था पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ एक्शन। सूचकांक में केरल प्रथम, दूसरे स्थान पर हिमाचल, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु और चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा। गोवा को 5वां स्थान प्राप्त था। तो यहाँ से कम आपका 3 से 4 क्वेश्चंस बन रहा है। अगर पहले क्वेश्चंस की हम बात करें तो यहाँ पर ये बनेगा कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा SDG सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया गया है। तो ध्यान देंगे ये है आपका तीसरा संस्करण है, ठीक है, संस्करण है। क्यों? क्योंकि नीति आयोग का ये पूछा है ना, योजना आयोग का नहीं पूछा है। पहले यही नीति आयोग क्या था, योजना आयोग था। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है। तो ये नीति आयोग के संदर्भ में पूछ रहा है। यहाँ पर मैं लिख दूं नीति योजना आयोग के स्थान पर के 1 जनवरी, डेट भी ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी
सन 2015 को स्थान पर एक जनसंख्या को अपनाया गया है? नीति आयोग को। नीति आयोग को अपनाया गया है। अपनाया गया है। तो ये इसके संदर्भ में पूछ रहा है, तो ध्यान देंगे ये नीति आयोग के संदर्भ में पूछ रहा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका बनेगा, सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य, इसी को SDG कहते हैं। सतत विकास लक्ष्य SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। SDG सन 2021 का शीर्षक है। 2-4 डाल देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि शीर्षक क्या था। तो पार्टनरशिप्स इन द decade of action, ये इसका शीर्षक था, यानी कार्यवाही के दशकों में साझेदारी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बनेगा, दे देगा SDG सूचकांक सन 2021 के आधार पर राज्यों को उनके प्रदर्शन के अनुसार क्रम से लगाइए। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। फर्स्ट पे था केरल, सेकंड पे था हिमाचल प्रदेश, थर्ड पे था तमिलनाडु, चौथे पे था आंध्र प्रदेश, और पांचवें पे था आपका गोवा। पांचवें पे था आपका गोवा। तो बस ये स्टार्टिंग का 3 आप ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है ना कि क्वेश्चन में अब दूसरा पूछ ले रहा है। फर्स्ट पे कौन था ये तो पूछता ही था, क्योंकि सब लोग फर्स्ट वाला ही रटते थे, अब तो दूसरा पूछ ले रहा है। तो पूछ लेगा आपसे SDG सूचकांक सन 2021 के आधार पर राज्यों में सेकेंड स्थान पर कौन रहा, प्रदर्शन में सेकेंड स्थान पर कौन रहा। तो ध्यान रखना आपको कि ये फर्स्ट और सेकेंड तो आपको हाल में याद होना ही होना चाहिए। फिर अगला देखते हैं, यह नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है, जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है। तो अभी हमने देखा गुजरात नहीं है, लेकिन यहाँ पर सन नहीं दिया है, यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि 21 में कि 22 में कि क्या, तो इसलिए इसको खाली कर दिया गया है। और यहाँ पर दिया भी है कि उचित उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर सन के बारे में पूछा ही नहीं है। तो आप ध्यान देंगे वैसे इसको। ठीक है, मेरे हिसाब से इसको पूरा ही आप लोग छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर बताया गया। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। और सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे, बिल्कुल सही है। सतत विकास का लक्ष्य यही है कि हम संसाधनों का यूज इस तरीके से करें कि जो भविष्य में आने वाली हमारी पीढ़ी है उनके लिए भी संसाधन बचे। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा ये, क्योंकि इसका कथन भी सही है और कारण भी सही दिया है, तो इसका आंसर होगा ए। अब इसमें देख लेते हैं, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से ये बन गया
कि आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट कब जारी किया गया था, कब प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था 1987 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये देश WCD द्वारा किया गया था, जिसके अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है, यानी ये परिभाषा दिया है कि ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। ठीक है, तो ये परिभाषा जो है वो किसके द्वारा दिया गया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तथा सुनिश्चित हो सकता है, जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव, भौतिक और सामाजिक, ये सब छोड़ दीजिए, बस आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था और इसके द्वारा SDG को परिभाषित किया गया था। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा? अभी हमने देखा ऊपर समपोषणीय विकास, तो इसका आंसर है सी। यहाँ पर दिया है कि समपोषणीय विकास की अवधारणा का प्रारंभ वर्ष 1962 में वैज्ञानिक रचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग तथा वर्ष 1968 में जीव विज्ञानी पॉल इरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम से हुआ। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो इन बुकों का नाम आप ध्यान रखेंगे कि इसके लेखक कौन कौन हैं। ठीक है, तो एक तो ये है कि साइलेंट स्प्रिंग के जो लेखक हैं वो हैं रचेल कार्सन और द पॉपुलेशन बम के लेखक हैं पॉल इरलिच। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे आप। और इन्हीं दोनों के द्वारा समपोषणीय विकास की अवधारणा दी गई थी। और कब दिया गया था, कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1962 में किया गया था। लेकिन इस शब्द का वास्तविक रूप से विकास 1987 में ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य, जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, के साथ हुआ। समपोषणीय विकास संसाधनों का उपयोग एक आदर्श मॉडल है जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ वही चीज़ें फिर यहाँ पर आ गई। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, एक तो राइटर, उनके बुक, और प्लस ये अवधारणा किसके किसके द्वारा दिया गया और किस बुक में है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में वही चीज़ है, समझौते किए बगैर वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करता है। ठीक है, तो ये भी वही है आपका धारण क्षमता समपोषणीय विकास, इसका आंसर है डी। धारण क्षमता या वहन क्षमता का तात्पर्य किसी विशेष संसाधन द्वारा अपने भीतर जीवों की अधिकतम संख्या को बनाए रखने की क्षमता। अतः इसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं की पारिस्थितिकी तंत्र के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर पूरा किया जाता है, मतलब वही चीज़ यहाँ पर भी बोल रहा है। सतत विकास का आधार है, तो अभी हमने देखा इसका क्या आधार है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, इसका आंसर है सी। अब यहाँ पर वही सारी चीज़ें दी गई जो हमने यहाँ पर पढ़ा। तो एक बार मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर सारे क्वेश्चनों को बना देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे। एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा कि SDG की अवधारणा कब दी गई, कब दी गई, तो ये ध्यान रखेंगे 1965 में, सॉरी 62 में। ये प्रारंभ पूछ रहा है, प्रारंभ में SDG की प्रारंभिक अवधारणा कब दी गई थी, तो ये 1962 में दी गई थी। फिर पूछ लेगा कि SDG का प्रारंभ किसने या किसके द्वारा किया गया था। तो ध्यान देंगे रचेल कार्सन द्वारा प्रारंभ किया गया था ये। फिर पूछ लेगा कि रचेल कार्सन द्वारा SDG अवधारणा का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है।
किस पुस्तक में किया गया है। तो ध्यान देंगे, इनके पुस्तक का नाम है साइलेंट स्प्रिंग। फिर पूछ लेगा कि साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो रेचल कार्सन है। ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन यूपीपीसीएस में। जितने भी ऑल स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं इसी तरीके का क्वेश्चन बनता है। सेकंड बुक का नाम आप याद रखेंगे, द पॉपुलेशन बम। पुस्तक के लेखक कौन है, तो अभी हमने देखा इरलिच पॉल इरलिच है। फिर दे देगा साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक तथा पॉपुलेशन द पॉपुलेशन बम यानी एटम बम पुस्तक किससे संबंधित है। तो ध्यान देंगे किससे संबंधित है, तो ये है एसडीजी की सतत विकास की अवधारणा से। सतत विकास की अवधारणा से। तो इस तरीके से इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के अलावा बताइए क्या क्वेश्चन बन सकता है। कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, जितने भी क्वेश्चन बनने हैं वो यहीं से घुमा फिरा करके बनेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय हैं। तो अभी हमने देखा सेम है वही कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य के आर्थिक विकास के बारे में सोचना। इसका आंसर है ए। फिर आगे आते हैं, स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। तो इसका आंसर है ए, प्राकृतिक संसाधनों के। अगला है, किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी के भाग के रूप में समझा जाएगा। जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात, बी है इसके भवनों अन्य आधारित संरचना और मशीनों का स्टॉक, सी कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का अमाप, और डी समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। तो अगर हम ए को समझे कि जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात, तो जाहिर सी बात है जब लोग साक्षर होंगे तो नौकरी मिलेगी, पहले कौशल विकास होगा, कौशल विकास इनका किया जाएगा। साक्षर होंगे तभी तो चीज़ों को समझेंगे। फिर आराम से इनका आय, या कह सकते हैं कि जाएंगे जॉब में, वहाँ से आय अर्जित करेंगे। ठीक है, ये जॉब में है, किसी भी फील्ड में जाए, इंजीनियर बने या फिर आपके कह सकते हैं कि डॉक्टर बने या कुछ भी बने, तो एक तरीके से ये पूंजी ही तो हुए, सामाजिक पूंजी की। गवर्नमेंट के लिए तो काम कर रहे हैं ना, ये तो सामाजिक ही पूंजी हुए। फिर ये संरचना अगर कोई बन रहा है, मशीन है कोई, अब मान लीजिए कि परंपरागत तरीके से किसी सामान को बनाया जा रहा है, तो अगर वहाँ पर मशीन आ जाएगी तो अच्छे तरीके से गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं बनेंगी, तो ये भी ज़रूरी है। कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का अमाप, ये भी ज़रूरी है। और समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर है डी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या है इसमें। साझी पहचान की भावना, यहाँ पर साझी पहचान की भावना कुछ नहीं दिया है ऐसा। परस्पर विश्वास, साझा मूल्य, परस्पर सहयोग, एक साझी समझ, अंतर व्यक्तित्व समझ। तो एक बार इसको देख लेंगे ऐसे ही, वैसे ये पूछेगा नहीं। फिर है नीम राणा, जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है, यानी यहाँ पर जो भी सामान बनता है वो टिकाऊ होता है। तो ये कहाँ पर है, तो ये है राजस्थान में, नीम राणा। लोकेशन ध्यान रखेंगे कहाँ है, तो ये राजस्थान राज्य में है नीम राणा।
फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। 2, देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है। 3, गोचर धन का संचय हो पाता है। गोचर का मतलब यहाँ पर होता है आपका जो गमन करता हो, चलता हो, गमन, या कह सकते हैं चलना। ठीक है। अगला है अगोचर धन का संचय हो पाता। ठीक है। तो अगर हम इसको समझे, किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय, ये संचय कब करेंगे? ये संचय तभी तो करेंगे जब ये खुद रोजगार की श्रेणी में आएंगे। कैसे? एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ देती हूँ, क्वेश्चन बड़ा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या, यहाँ पर पूछ रहा है बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। तो किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कब कर पाएंगे? जब वो रोजगार की श्रेणी में होंगे, जब उनके पास रोजगार होगा, आय का स्रोत होगा, पैसे आएंगे, खर्च के बाद जो बचेंगे जब भी तो जाकर संचय होगा। ठीक है। तो ये तो वैसे ही नहीं है। सेकंड अगर हम देखें तो देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों का क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के कौशल, ज्ञान और क्षमताओं में वृद्धि की जाएगी तो वो और अधिक गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का निर्माण करेगा या और गुणवत्तापूर्ण सेवा देगा। जैसे कि अगर एक डॉक्टर है, अगर उसके ज्ञान कौशल में ज़्यादा बढ़ावा आ जाता है तो वो अच्छे से ट्रीटमेंट देगा, बढ़िया देगा, सस्ता देगा, टिकाऊ देगा लोगों को। तो इससे स्वास्थ्य स्थिति लोगों की सुधरेगी। फिर क्या होगा इससे? जब स्वास्थ्य स्थिति सुधरेगी तो किसी भी काम को करने में सक्षम होंगे। ठीक है। जब वो खुद ही बीमार रहेंगे तो क्या काम कर पाएंगे? तो इस तरीके से ये तो हमारा है। फिर है गोचर धन का संचय। गोचर का मतलब मैंने बताया गमन होता है या चलना होता है। तो मान लीजिए कि पैसा है आपके पास, आपने उस पैसे को बैंक में जमा कर दिया और बैंक वाले ने क्या किया कि किसी बिजनेस करने वाले को ऋण दे दिया, वो ऋण दे दिया, टैक्स भी आ रहा है। ठीक है। और ये जो ऋण जो ले करके गया है, मान लीजिए उसने अपना उद्योग लगाया, उद्योग में उसने श्रमिक लगाए। ठीक है। श्रमिक को लगाया, फिर उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा? व्यापार होगा, व्यापार ज़्यादा होगा तो फिर उसकी आय इनकम अच्छी होगी, आय इनकम होगी तो फिर क्या करेगा? वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा, तो फिर से एक मानव पूंजी ही तो क्रिएट कर रहा है, वो। तो इस तरीके से ये भी आपका आंसर वो ऑप्शन सही है। फिर है कि अगोचर धन का संचय हो पाता है। बिल्कुल, अगोचर में आता है आपका ज्ञान वगैरह, ज्ञान, कौशल। भाई जब आप किसी चीज़ में निवेश करेंगे, जैसे आपका बच्चा है किसी स्कूल में पढ़ने जा रहा है, आप उसको पढ़ने के लिए ही नहीं भेजेंगे तो फिर वो ज्ञान कहाँ से लेगा, कौशल कहाँ से उसमें आएगी, जब वो बच्चा सीखेगा ही नहीं। तो अगोचर धन का संचय हो पाता है। बिल्कुल, हम कहीं पर गोचर मतलब कि पैसा वगैरह कहीं पर निवेश करते हैं। मान लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के लिए अपने बच्चों का उसने एडमिशन करवाया, उसने पैसा दिया, तो ये तो हो गया आपका गोचर। वो निवेश ही कर रहा है एक तरीके से बच्चे पे। ठीक है। अब बच्चा, इसमें क्या मिल रहा है बच्चे को? अगोचर, यानी ज्ञान मिल रहा है, बच्चा सीख रहा है, कौशल विकास हो रहा है उसमें। ठीक है। और जब कौशल विकास होगा तो यही बच्चा आगे जा करके क्या करेगा? गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का निर्माण करेगा। ठीक है। और ये गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं सामाजिक कल्याण में अपनी भूमिका निभाएंगी और फिर इस तरीके से और भी जो है वो हमारा मानव पूंजी बनेगा, उसका विकास होगा। तो एक को हम निकाल देते हैं, बाकी 2, 4 हमारा है ही। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा सी। और ए ऑप्शन हमारा क्या है? ये परिणाम है सब कुछ करने के बाद से मानव पूंजी प्रक्रिया का ये परिणाम है, प्रक्रिया का ये परिणाम होता है। फिर अगला अगर हम देखें तो समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर है डी, क्योंकि अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास। अब ठीक है,
कोई अधोसंरचनात्मक संरचनात्मक सुविधाएं कहीं भी की जाती हैं तो उससे हमें लाभ ही मिलता है। ठीक है, फिर है कृषि का पुनरुद्धार। ठीक है, परंपरागत कृषि पद्धति के आधार पर आधुनिक कृषि पद्धति को लाना, जिससे उत्पादन बढ़ेगा। फिर शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे सामाजिक सेवाओं की अधिकता, बिल्कुल शिक्षा लोग शिक्षित होंगे, स्वास्थ्य अच्छी रहेगी, तो फिर उस तरीके से ये भी समावेशी समृद्धि में योगदान देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर है डी। अगला है, निम्न में से किस एक से समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? समावेशी यानी सभी की भागीदारी, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ग्रामीण विकास इसमें आ जाएगा आपका सभी की भागीदारी, कृषि विकास इसमें भी आ जाएगा, कृषकों को पर्याप्त साख इसमें भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है राष्ट्रीय आय, तो ये आपका आंसर होगा इसमें ए होगा आंसर। यहाँ पर देखिए दिया है, समावेशी विकास समग्रता के साथ विकास की बहुआयामी अवधारणा है। इसमें बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसरों की उपलब्धता परिलक्षित होती है। इसके साथ गरीबी को कम किया जाना इसका प्रमुख आयाम है। तो ध्यान देंगे, समावेशी विकास का प्रमुख आयाम क्या है? तो गरीबी को कम करना। केवल राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर में समावेश इसमें ये नहीं है, तो यही आंसर इसका माना है। फिर अगला है, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। तो क्या करता है? संसाधनों का समुचित उपयोग, बिल्कुल, उत्पादकता में वृद्धि, अच्छी बात है, कुशलता में विकास, तो ये तीनों ही हैं। इस तरीके से उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब यहाँ पर दिए इसका कॉन्सेप्ट दिया है, कुशलता में विकास होगा तो संसाधनों का वो समुचित प्रयोग कर लेंगे और इससे उत्पादकता में वृद्धि होगी। फिर है कि निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? किस सर्वेक्षण में? ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 11-12 में। इसका आंसर है बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं? यहाँ पर देखते हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना। 2, सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना, सही है। जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, सही है। दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना, यह अनुमति नहीं है। यहाँ पर अगर सहयोग होता, ये सहयोग करता, यह अनुमति दे रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर सहयोग होता तो चारों होता। तो एक को अगर हम काटे तो हमारा आंसर हो गया सी, 2, 3 और 4। अगला, सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन से कार्य सहायक साबित हो सकते हैं? इसका देखते हैं। स्वयं सहायता समूहों का प्रोत्साहन देना, बिल्कुल। फिर है सूक्ष्म लघु और मध्यम यानी एमएसएमई को प्रोत्साहन देना, ये भी सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना, तो ये इस प्रकार से ये तीनों ही है। आगे, आर्थिक विकास से संबंध जननांकिकीय संक्रमण के निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है, इसको अच्छे से समझेंगे। पहला है कि निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, दूसरा है उच्च वृद्धि के साथ उच्च जन्म दर, और तीसरा है निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। नीचे दिए गए कोटों की सहायता से उपर्युक्त अवस्थाओं का सही क्रम चुनिए। तो प्रथम चरण की अगर हम बात करें, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, अगर प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो राज्य में विकास की निम्न स्थिति थी, तो जिसके कारण से उचित लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, तो जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर भी उच्च बनी रहती थी, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव रहता था। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो इसमें विकास कुछ आगे बढ़ता है और स्वास्थ्य सेवा में थोड़ा सा सुधार होता है, जिससे क्या होता है कि जन्म दर उच्च होने के साथ में मृत्यु दर में कमी आ जाती है। तीसरी अवस्था में क्या होता है कि राज्य जब विकसित हो जाता है तो आप सभी को पता है शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, और लोग क्या करेंगे कि अत्यधिक जो जनसंख्या बढ़ रहा है तो वो लोग इससे सचेत हो जाएंगे और वो सोचेंगे कि अच्छे से अच्छा कम लोग रहें, उनको अच्छे से शिक्षा दें ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर के देश के विकास में योगदान दे सके। ठीक है, तो इस प्रकार निम्न उस टाइम पे क्या होगा, जब जनसंख्या कम रहेगी, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी रहेंगी, ठीक है, शिक्षा भी अच्छा रहेगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि निम्न जन्म दर तो रहेगा, क्योंकि लोग जनसंख्या कम करने की सोचेंगे, तो उसके साथ ही
निम्न मृत्यु दर की भी अवधारणा आएंगी, वो भी साथ ही रहेगी। और चौथे में क्या होता है कि यहाँ पर जनसंख्या स्थिर हो जाती है। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ 3 को पूछा है। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। तो आप देखिए 2 है, ठीक है, 2 यहाँ भी है। इस तरीके से ए और डी हमारा कट गया। फिर आएगा हमारा इसमें तीसरा, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं में थोड़ा सा यहाँ पर सुधार हो गया है। तो निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, लेकिन जन्म दर अभी उच्च बनी हुई है क्योंकि लोग अभी उतना शिक्षित नहीं है, ठीक है। तो 2 और 3, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया सी। बाकी तीसरा भी हम देख लेते हैं। जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि जनसंख्या को कंट्रोल करना है, क्योंकि कम लोग रहेंगे तो अच्छे से उनको शिक्षा दे पाएंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा पाएंगे। तो इस तरीके से 2, 3 और 1 इसका सही क्रम है। आंसर है सी। तो इस तरीके से हमारा सतत आर्थिक विकास वाला चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।